दिन की शुरुआत जो है शुभ हो, इसके लिए फिलहाल सावधान रहने और अपना ख्याल रखने की बहुत आवश्यकता इस वक्त है, क्योंकि देखिए उत्तर भारत जो है ठंडी हवाओं की चपेट में नजर आ रहा है। कई शहरों पर कोहरे का घना कोहरा देखने को मिल रहा है। हाल ये है कि सड़कों पर ट्रैफिक की रफ्तार जो है कोहरे की वजह से सुस्त नजर आ रही है। ट्रेनों की रफ्तार भी धीमी पड़ चुकी है। लोग जो है बेवजह लंबी यात्राओं से बचने की लोगों को तमाम सलाहें दी जा रही हैं। उत्तर भारत में ठंड के मौसम का यही प्रकोप देखने को मिल रहा है। आपके सामने 6 शहरों की इस वक्त तस्वीरें हैं और ये तस्वीरें बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त ठंड कैसे जिंदगी का कड़ा इम्तिहान ले रही है। बिल्कुल, फिलहाल तो सावधानी ही सबसे बड़ा उपाय नजर आ रहा है। मौसम विभाग की माने तो अगले कुछ दिनों में पहाड़ों पर बर्फ और मैदानों में बारिश के भी आसार हैं। ऐसे में अब जो परिस्थिति है आने वाले दिनों में और जो है वो मुश्किल होने वाली है लोगों के लिए। विजिबिलिटी यहाँ पे सड़कों पे आप देख सकते हैं बहुत कम है। ठंड की चाल में तेजी आने से कोहरे के तेवर भी बदले हुए हैं। बीतते दिसंबर में अब सुबह देर तक कोहरा छाया रहता है। आलम यह है कि दिल्ली एनसीआर समेत पूरा उत्तर भारत ठिठुर रहा है। मैदानी इलाकों के साथ साथ पहाड़ी इलाकों में भी शीतलहर का दौर जारी है। जिस ठंड के लिए दिल्ली जानी जाती है वो दाखिल हो चुकी है। सर्द हवाएं राजधानी के लोगों को कपा रही हैं। जबरदस्त ठंड के साथ कोहरे का अटैक भी देखने को मिल रहा है। कश्मीर में भी पारा माइनस में पहुंच गया है। साथ ही कोहरा भी परेशान कर रहा है। पहले बार फ्रेश स्नोफॉल होगा हिमाचल एंड मेनली जम्मू कश्मीर में। सो 29 को जम्मू कश्मीर में पीक एक्टिविटी है स्नोफॉल का, बट लाइट टू मॉडरेट है। एंड जो 29, 30 को जब ये WD निकल जाएगा फिर फ्रेश जो कोल्ड वेव वो शुरू होगा नियरली न्यू ईयर के आसपास है। उत्तर भारत में अभी शीतलहर जारी रहेगी। साथ ही 5 दिनों तक घने कोहरे का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। नए साल की दस्तक के साथ पहाड़ों पर भी बर्फबारी के आसार हैं। घाटी में भी मौसम ने करवट ली है। डल झील के किनारों पर बर्फ जमनी शुरू हो गई है। पहाड़ों में बर्फ तो मैदानी इलाकों में कोहरा लोगों को सता रहा है। पूरे कश्मीर और लद्दाख क्षेत्र में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। बीती रात पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी हुई जिससे और तापमान में गिरावट आई है। श्रीनगर की अगर बात करें तो यहाँ का तापमान रात में -4 डिग्री तक लुढ़का, जबकि दिन का तापमान भी 2 से 5 डिग्री के आसपास ही रहने की आशंका है। फिलहाल आने वाले दिनों में भी कश्मीर में लोगों को ठंड से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि 30 दिसंबर को कश्मीर में मेट डिपार्टमेंट की तरफ से कहना है कि यहां पर और एक ताजा बर्फबारी हो सकती है, जिससे और भी ठंड बढ़ेगी। ऐसे में सावधानी बेहद जरूरी है। कोहरे के दौरान आवाजाही के वक्त कुछ खास एहतियात बरतकर खुद की और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है। सर्दियों में कोहरे की वजह से गाड़ी चलाने वालों को सबसे ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि विजिबिलिटी काफी कम हो जाती है। सड़क पर कुछ मीटर दूर तक दिखना बंद हो जाता है। ऐसे में जरूरत होती है सावधानी और संयम से गाड़ी चलाने की। जैसे सड़क पर अपने लेन में ही गाड़ी चलाएं। बार बार लेन बदलने से पीछे आ रही गाड़ियों को कंफ्यूजन हो सकता है, जिससे हादसे की आशंका और बढ़ जाती है। साथ ही कोहरे के दौरान तय स्पीड से कम में गाड़ी चलाएं। घने कोहरे में गाड़ी की हेडलाइट को हाई बीम पर रखना खतरनाक हो सकता है, क्योंकि हाई बीम पर लाइट फैल जाती है और कोहरे में गाड़ी चलाते समय ऐसा करने से सामने कुछ भी दिखाई नहीं देता। ऐसे में हेडलाइट को लो बीम पर रखना ही बेहतर है, खासकर उन सड़कों पर जहां डिवाइडर ना हो। कोहरे के दौरान गाड़ी में लगे फॉग लैंप सबसे यूजफुल होते हैं। ये गाड़ी के आगे और पीछे दोनों तरफ लगे होते हैं। अगर आपकी कार में ये फीचर नहीं है तो आप फॉग लैंप लगवा सकते हैं। इससे सड़कों पर विजिबिलिटी बढ़ जाती है। ठंड के मौसम में कार का डीफॉगर भी ऑन रखें।
असल में इस मौसम में कार के केबिन और बाहर के तापमान में अंतर होने की वजह से शीशों पर धुंध जमने लगते हैं। ऐसे में कार चलाते समय परेशानी भी हो सकती है, इसलिए कारों में डिफॉगर लगाए जाते हैं। कोहरे के दौरान डिफॉगर ऑन रखने से शीशों पर धुंध नहीं जमती। सड़क पर दूसरी गाड़ियों से उचित दूरी बनाकर रखें। सामान्य दिनों में गाड़ी चलाते वक्त वाहनों से दूरी बनाना एक अच्छे ड्राइवर की निशानी है, लेकिन कोहरे के दौरान दूसरे वाहन से उचित दूरी को और बढ़ा लेना चाहिए। अगर इन सभी जरूरी बातों का हम ध्यान रखें और इन नियमों का पालन करें तो कोहरे की वजह से होने वाले हादसों को काफी हद तक रोका जा सकता है। श्रीनगर से अशरफ वाणी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, बात जब सर्दियों की हो रही है तो अपने शरीर को स्वस्थ रखना बहुत आवश्यक हो जाता है। यहां भी देखिए, छोटी छोटी जो आदतें हैं उनको अगर हम बदल लेते हैं तो बीमारियों से हम बच सकते हैं। कैसे? हमारी रिपोर्ट देखिए। यूं तो सर्दियों का मौसम काफी आरामदायक होता है। इस सीजन में तरह तरह के फल और सब्जियां खाने का मौका भी मिलता है, लेकिन ये सर्दी कई तरह की बीमारियां भी अपने साथ लाती है। लिहाजा बढ़ती ठंड में सेहत का ध्यान रखना जरूरी है। ऐसे में जब जरूरत हो तभी घर से बाहर निकलें। अगर बाहर जा रहे हैं तो शरीर को पूरी तरह से ढीले और आरामदेह गर्म कपड़ों से ढक कर रखें। खासकर अपने कान, गले और नाक को कवर कर लें। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़े हैं। ऐसे में संक्रमण फैलने का खतरा काफी ज्यादा है। इससे बचने के लिए मास्क पहनना बहुत जरूरी है। कोरोना के खतरे को देखते हुए मास्क लगाकर ही घर से बाहर निकलें। हर दिन घर पर ही एक्सरसाइज करें। एक्सरसाइज करने से शरीर में गर्मी और ऊर्जा बनी रहती है। सर्दियों के मौसम में जब बाहर काफी ज्यादा प्रदूषण बढ़ रहा हो तो इस स्थिति में धूम्रपान या स्मोकिंग करना सेहत के लिए और ज्यादा घातक हो सकता है। सर्दियों में आम दिनों की ही तरह पानी पीना चाहिए। ठंड में गुनगुना पानी पिएं, इससे शरीर हाइड्रेट रहेगा और गले को आराम मिलेगा। सर्दियों में खासकर बुजुर्गों में हार्ट अटैक की आशंका बढ़ जाती है। ऐसे में इस मौसम में कुछ एहतियात बरते जा सकते हैं। मसलन ज्यादा देर तक ठंड में बाहर न रहें, गर्म कपड़े पहनें और तनाव को खुद पर हावी ना होने दें। सही डाइट लें और एक्टिव रहें। लाइफस्टाइल बदलकर हम न सिर्फ सर्दियों के इस मौसम का खुलकर मजा ले सकते हैं, बल्कि खुद को और अपने परिवार को भी सेहतमंद रख सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली से लेकर उत्तराखंड तक और हिमाचल से लेकर कश्मीर तक सर्दी जबरदस्त है। कड़ाके की इस सर्दी से बचने के लिए लोग अलग अलग तरीके जो हैं वो अपना रहे हैं। कहीं अलाव का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं गर्म चाय का। कड़ाके की ठंड के बीच भगवान को भी सर्दी से बचाया जा रहा है। कृष्ण नगरी मथुरा में बांके बिहारी को इस कड़ाके की सर्दी से बचाने के लिए गर्म कपड़े पहनाए गए हैं। उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है। मथुरा में रात के समय पारा 5 से 10 डिग्री तक पहुंच रहा है। यहाँ इंसान के साथ भगवान को भी ठंड लग रही है, इसीलिए शीतलहर का असर मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। यहाँ भगवान को ठंड ना लगे, इसके लिए भक्त अपने आराध्य को बचाने की हर जुगत कर रहे हैं। वृंदावन में स्थित प्रसिद्ध राधा वल्लभ मंदिर में ठंड से भगवान को बचाने के लिए गर्म वस्त्र धारण कराए गए हैं। भगवान राधा वल्लभ लाल को हाथों में ग्लव्स, पैरों में मोजे पहना दिए गए हैं, तो रजाई भी उड़ाई जा रही है। यही नहीं, भगवान के सामने मंदिर के पुजारियों ने चांदी की अंगीठी रखकर कच्चे कोयले में आग जलाकर रखी है ताकि उन्हें गर्मी मिले। शीत ऋतु जब शुरू हो जाती है तब सर्दी शुरू होने लगती है। उस समय पे ठाकुर जी को पहले तो गर्म कपड़े पहने जाते हैं, हाथों में ग्लव्स आते हैं, नीचे पैरों में मोजे आते हैं। सर्दी और बढ़ती है जब आगे, तो आगे अंगीठी रखी जाती है, तो सर्दी और बढ़ती है, कोहरा ज्यादा पड़ना शुरू हो जाता है। उस समय पे जब सर्दी, उसमें आपका खिचड़ी उत्सव शुरू हो जाता है। यहाँ पे खिचड़ी का उत्सव होता है सर्दियों में, 1 महीना चलता है वो उत्सव।
भगवान को सर्दी से बचाने के लिए मेवा और केसर से बने प्रसाद को भी अर्पित किया जा रहा है। दरअसल ये भक्तों का भाव है कि जैसे उनको सर्दी लगती है वैसे ही उनके आराध्य को भी ठंड लगती होगी। यही वजह है कि भक्ति भाव के अनुरूप अपने आराध्य को सर्दी से बचाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब देखिए, बात उस खबर की कर ली जाए जिससे दिल के मरीजों के लिए शुभ समाचार माना जा रहा है। दिल की बीमारी हाल ही के सालों में आपने नोटिस किया होगा कि बड़ी समस्या बनकर उभरी है और WHO की अगर हम माने तो भारत में दिल की बीमारी ने अपने पांव तेजी से पसारे हैं। अब तो ये देखिए, बीमारी जो है 14 साल से 34 साल की आयु में भी बड़ी संख्या में देखने को मिल रही है। फिलहाल अगर राहत की बात अगर हम देखें तो ये है कि हार्ट अटैक के बाद दिल धड़कता रहे, इसके लिए IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने अनूठी मशीन बनाई है। जी हां, ये मशीन जो है हार्ट अटैक के बाद भी दिल की धड़कनों को बनाए रखेगी। जाहिर सी बात है, हार्ट अटैक के बाद मरीज अक्सर क्रिटिकल स्टेज में पहुंच जाता है और उसे अस्पताल तक पहुंचने में देर हो जाती है। ऐसे में IIT कानपुर का ये प्रयोग जो है दिल के मरीजों के लिए वरदान बनकर साबित जरूर हो सकता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि IIT कानपुर की ये मशीन कैसे काम करेगी। ये मशीन अभी किस स्टेज में है और उसे आम लोगों तक पहुंचाने में अभी कितना और टाइम लगने वाला है। देखिए, हार्ट अटैक के बाद धड़कनों को बनाए रखने वाली ये मशीन IIT कानपुर ने तैयार की है। ये मशीन दिल का दौरा पड़ने के बाद भी धड़कनों को बनाए रखेगी। बिल्कुल, देखिए, IIT वैज्ञानिकों ने कई सालों की मेहनत और तपस्या के बाद चुनिंदा कार्डिक डॉक्टरों और दूसरे IIT के वैज्ञानिकों के परामर्श और सहयोग से इस मशीन को तैयार किया है। फिलहाल ये जो मशीन है अभी जानवरों पर आजमाई जा रही है, लेकिन कई तरह के टेस्ट जो है इससे इसको गुजरना होगा, उसके बाद ही सत्यापित होगी। बिल्कुल, कई टेस्ट से गुजरना होगा जैसे वैभव ने बताया, और अगर जानवरों पर मशीन का टेस्ट सफल हुआ तो साल 2025 तक इसका प्रयोग इंसानों पर भी किया जाएगा। ये प्रयोग इसीलिए भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि कई डॉक्टर्स की टीम और वैज्ञानिकों ने मिलकर इसे हर कसौटी पर परखा है। साथ ही साथ देखिए, IIT कानपुर ने दिल की तरह काम करने वाले इस यंत्र को हृदय यंत्र का नाम दिया है और जाहिर सी बात है अगर ये स्थापित हो जाती है सरगम तो बहुत ही बड़ी एक क्रांति इसको देखा जा सकता है। दिल के बाद अब देखिए बात कोरोना की कर लेते हैं, जिसके नए वेरिएंट की जंग की तैयारियों को कल परखा गया। क्या रही कोरोना से जंग की ये मॉक ड्रिल और सरकार की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं अस्पताल, आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ ये है सबसे बड़ी मॉक ड्रिल की तस्वीरें। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक देश के हर राज्य में मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर हो या फिर तमिलनाडु, कोरोना से निपटने के तमाम इंतजामों को इस मॉक ड्रिल के दौरान हर कसौटी पर जांचा और परखा गया। लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल की गई। राजधानी लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में खुद सूबे के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए बेड, वेंटिलेटर, दवाओं और ऑक्सीजन प्लांट को देखा और जरूरी निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए। पूरे प्रदेश के अपने चिकित्सकीय प्रबंधन से जुड़े सभी भाइयों बहनों का मैं इसलिए आह्वान करता हूं कि आने वाले कोविड की तैयारी को देखते हुए दिन भर हम लोग इसी काम में लगे रहेंगे और हर स्थिति में कोविड को दोबारा परास्त करेंगे। 2 साल पहले जब देश में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के दौरान मरीज अचानक बढ़े थे तो स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसा इस बार न हो, इसीलिए
पिछली बार की ही खामियों से सबक लेते हुए ये मॉक ड्रिल पूरे देश में की गई है, ताकि अगर फिर से देश में कोरोना महामारी से हालात बिगड़े तो उसे फौरन काबू किया जा सके। दिल्ली से पंकज जैन और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल की परीक्षा का क्या नतीजा निकला और तमाम सवालों की कसौटी पर हमारे अस्पताल कितने ज्यादा खरे उतरे हैं। देखिए, मॉक ड्रिल से पहले देश के मन में जो सवाल था कि क्या अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त वेंटिलेटर वाले बेड हैं, तो मॉक ड्रिल के बाद ये बात सामने आई कि ज्यादातर अस्पतालों में इस मामले में स्थिति काफी बेहतर है। लेकिन लोगों के मन में चिंता इस बात को लेकर भी थी कि देश के तमाम अस्पतालों में आईसीयू बेड की स्थिति कैसी है। तो अच्छी बात यह रही कि इस मामले में भी अस्पतालों का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। बिल्कुल, और देखिए प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेड को लेकर भी सवाल थे कि जैसे लेकर भी तमाम मॉक ड्रिल के नतीजे संतोषजनक निकलकर सामने आए हैं और पहले के मुकाबले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेहतर प्रतीत होता है। एक तरह से कहें तो मॉक ड्रिल के बाद सभी में इस बात को लेकर संतोष नजर आया कि इमरजेंसी के हालात में निपटने के लिए हमारी जो तैयारी है वो पहले से बेहतर जरूर नजर आती है। देखिए, बात अगर दूसरी लहर की करें तो सेकेंड वेव में ऑक्सीजन के संकट ने लोगों को बहुत परेशान किया था, आपको भी याद होगा, जिसकी परख भी इस मॉक ड्रिल में की गई। इस कसौटी पर इस बार हालात काफी ज्यादा पहले से ज्यादा बेहतर नजर आए। इस मॉक ड्रिल में वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई के मामले में सरकार की तैयारियां काफी ज्यादा दुरुस्त नजर आई हैं। बिल्कुल, बात कुछ और होगी। देखिए, कोरोना से जंग में वैक्सीन भारत का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ, सबसे अहम कड़ी है ये। सरकार ने देखिए हाल ही में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को जो है मंजूरी दे दी है और अब सरकार ने इस वैक्सीन के दाम भी तय कर दिए हैं। हमारे संवाददाता मिलन शर्मा बता रहे हैं कि नेजल वैक्सीन आपको कितने में पड़ेगी, सरकारी और प्राइवेट दोनों में। नेजल वैक्सीन का दाम कुल 800 रुपए और 5% जीएसटी लगाने के बाद कम से कम 1000 रुपए तक पहुंच सकता है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में 150 रुपए सरचार्ज लगाकर एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी लिया जाएगा। तो एक व्यक्ति को अगर कोविड की नेजल वैक्सीन लगती है तो लगभग उसका मूल दाम 1000 रुपए तक का हो सकता है। फिलहाल इस पर सरकार और भारत बायोटेक के बीच चर्चा जारी है। शुरुआत एक राहत भरी खबर से हम सब कर लेते हैं। अब से कुछ देर पहले कश्मीर को दहलाने वाली बड़ी आतंकी घटना को नाकाम कर दिया गया है। सुरक्षा बलों ने बड़ी साजिश को नाकाम करते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। ये एनकाउंटर जम्मू के नागरोटा के सिदरा इलाके में हुआ है। अभी इलाके की कॉम्बिंग की जा रही है। माना जा रहा है कि कुछ और आतंकी अभी भी वहां हो सकते हैं। आज सुबह ट्रक से जा रहे आतंकवादियों को सुरक्षा बलों ने पहले घेरा। सुरक्षा बलों को देखते ही आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। सुरक्षा बलों के जवानों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया और 3 आतंकियों को मार गिराया। बात नए साल की कर ली जाए, देखिए जिसमें अब कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में 2023 के स्वागत का जोश नजर आने लगा है। पहाड़ों पर बर्फबारी के बीच लोग जो है नए साल के स्वागत के लिए पहुंच चुके हैं। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड तक पर्यटकों का हुजूम देखने को मिल रहा है। हाल ये है कि मनाली के रास्तों पर गाड़ियों का लंबा लंबा जाम देखने को मिल रहा है। लोग जो है जाम में घंटों फंसे हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन नए साल के स्वागत का जोश इतना ज्यादा है कि उनके चेहरे पर शिकन तक नजर नहीं आ रही। लोग जो है सही सलामत और बिना परेशानी के पहाड़ों के बीच पहुंच जाएं, इसके लिए प्रशासन मुस्तैद है, जी जान से इस काम में जुटा हुआ है। इस बार हिमाचल प्रदेश में नए साल का जश्न बीते सालों के मुकाबले बेहद शानदार होगा, क्योंकि यहां पहुंचे सैलानियों को जश्न मनाने के लिए घड़ी की सुइयों पर निर्भर नहीं रहना होगा। मतलब सुबह से लेकर देर रात तक पार्टियों का दौर चलता रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 2 जनवरी तक राज्य में सभी रेस्टोरेंट, ढाबों और चाय की दुकानों को 24 घंटे खोलने का ऐलान किया है। सरकार ने सैलानियों की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है। इस वक्त हम लोग शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में हैं,
जहां तक भी नजर दौड़ाएं हमें जो पर्यटक हैं यहां पर दिखाई देते हैं। पूरा जो ऐतिहासिक रिज मैदान है इस वक्त पर्यटकों से खचाखच भरा हुआ है। हमने थोड़ी देर पहले चरक में जाकर भी देखा, वहां पर भी जो लोग हैं काफी बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं। राज्य सरकार ने कुछ विधायकों की मांग पर ये फैसला लिया है, लेकिन ये दुकान मालिकों पर निर्भर करेगा कि वो अपनी दुकान कितने बजे तक खुली रखना चाहते हैं। सैर सपाटे के लिए पहुंचे सैलानियों को सख्ती से कोरोना नियमों का पालन करने की हिदायत दी जा रही है, क्योंकि जरा सी चूक बड़ी मुसीबत में बदल सकती है। हालांकि सरकार के 24 घंटे दुकान खुली रखने के ऐलान से पहले ही शिमला और मनाली में बड़ी संख्या में टूरिस्ट डेरा जमा चुके हैं। यहाँ शिमला रहेंगे, फिर कुफरी जाएंगे, फिर और पूछेंगे लोकल होटल में कहाँ जाना और होगा। 2 दिन के लिए। अच्छा, हाँ जी। तो क्या सोच के आए थे? शिमला पहली बार आए या आपकी बार सोचा था कि बर्फ गिरने की खबर आ रही है? सेकंड टाइम आए। तो पहले आप कभी आए तो उस टाइम बर्फ गिरी थी? नहीं सर, कभी भी नहीं गिरी। इंतजार है सिर्फ। हाँ जी। नए साल के मौके पर बर्फबारी की आस दूर दूर से सैलानियों को यहाँ खींच कर ला रही है। ऐसे में शिमला के रिज मैदान में सैलानी खुशनुमा मौसम का लुत्फ उठाते नजर आए। पर्यटकों की भीड़ से मनाली में भारी ट्रैफिक जाम लग गया। यहाँ करीब 5 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। जाहिर है इससे जश्न की हसरत लेकर यहाँ पहुंचे सैलानियों को धक्का लगा है। 9 बजे के निकले हुए हैं, अटल टनल पार करके घूमने गए थे। 2 घंटे अटल टनल पार करने में लग गए हैं, 3 घंटे वापसी में लग गए हैं। अभी इतनी भीड़ है बहुत ज्यादा। अटल टनल घूमने आए पर्यटकों को वापस मनाली पहुंचने में भारी मशक्कत का सामना करना पड़ा। आलम ये रहा कि 2-2 घंटे अटल टनल को पार करने में लग गए। 3 आवर्स से यहाँ पे फंसे हुए हैं जैम पे। वो अटल टनल से पहले से जैम था, बहुत देर से। अभी भी दिखा रहा है 4 किलोमीटर जाने के लिए 1 घंटा टाइम लगेगा गूगल मैप में। बहुत रश है, बहुत रश है। ये पूरा लाइन, ये जैम तो वहीं से ही चल रहा है। अटल टनल के अंदर से भी लाइन था। पुलिस को भी जाम खुलवाने में कड़ाके की ठंड में जमकर पसीना बहाना पड़ रहा है। इन दुश्वारियों के बावजूद हिल स्टेशन पर नए साल का जश्न मनाने वालों का जोश बरकरार है और टूरिस्ट की तादाद बढ़ती जा रही है। शिमला से मंजीत सहगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जैसलमेर में देसी विदेशी सैलानी अब हेलीकॉप्टर जॉय राइड का भी लुत्फ उठा सकेंगे। राजस्थान पर्यटन विकास निगम ने एक निजी एयरलाइंस कंपनी के सहयोग से इस सेवा की शुरुआत की है। इन्हें उम्मीद है कि इस राइड के जरिए यहां के पर्यटन को नई पहचान मिलेगी। रेतीले धोरों से ये टूरिज्म की वो उड़ान है जो यहाँ के पर्यटन को विकास के नए पंख देने जा रही है। जैसलमेर के समढाणी से इस हवाई एडवेंचर राइड का शुभारंभ हुआ। अब पर्यटक यहाँ पैरामोटरिंग और पैरासेलिंग के साथ ही हेलीकॉप्टर राइड का भी आनंद ले सकेंगे। ये हमारे लिए बहुत ही ऑनर की बात है कि हमारे जिले से जॉय राइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज की शुभारंभ सरकार ने करी है और यहाँ पे इतना टूरिस्ट पोटेंशियल है और आजकल के जितने भी टूरिस्ट ट्रेंड्स हैं, जितने भी यंग ट्रैवलर्स आ रहे हैं, उनको एडवेंचर एक्टिविटीज़, एडवेंचर स्पोर्ट्स की बहुत इच्छाएं होती हैं। और हालांकि हमारे ज़िले में पैरासेलिंग, पैरामोटरिंग काफ़ी टाइम से चल रहा है, पर ये जो नया एडिशन है हेलीकॉप्टर जॉय राइड्स का, ये सर्टेनली बहुत ही बेनिफिशियल हमारे ज़िले के लिए साबित होगा और बहुत टूरिस्ट को आकर्षित करेगा। फिलहाल ये सेवा प्रयोग के तौर पर शुरू की गई है। कामयाबी के आधार पर इसे और विस्तार दिया जाएगा। प्रशासन यहां हवाई मार्ग से पर्यटन सर्किट बनाने की योजना पर भी काम कर रहा है, यानी सैलानियों को रंगीले राजस्थान की हवाई सैर कराने की तैयारी है। इस हेलीकॉप्टर जॉय राइड के लिए सबसे सस्ती टिकट 7,000 रुपए की है। टूरिस्ट के लिए जॉय राइड के 5 मिनट और 15 मिनट के 2 विकल्प रखे गए हैं। रोजाना 40 उड़ानों के जरिए करीब 200 पर्यटकों को जॉय राइड सेवा उपलब्ध कराई जाएगी। प्रशासन को उम्मीद है कि इस कदम से
राज्य के टूरिज्म सेक्टर को फायदा होगा और यहाँ के पर्यटन की संभावनाओं को नया विस्तार मिलेगा। विमल भाटिया, जैसलमेर, गुड न्यूज टुडे। और देखिए, नया साल जो है ट्रेन के मुसाफिरों के लिए भी सहूलियत भरा सौगात लेकर आ रहा है। हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल अंतिम चरण में है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 तारीख को इस वंदे भारत एक्सप्रेस का शुभारंभ करेंगे। पश्चिम बंगाल को मिलने जा रही है इस जबरदस्त रफ्तार की सौगात। मुसाफिरों के लिए गुड न्यूज ये है कि हावड़ा न्यू जलपाईगुड़ी के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस का ट्रायल जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को इस वंदे भारत ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। ये देश की 7वीं और पूर्वी भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस होगी। ये ट्रेन हावड़ा, न्यू फरक्का, मालदा और जलपाईगुड़ी को जोड़ेगी। मालदा रेलवे स्टेशन पर जब इस ट्रेन का ट्रायल किया गया तो मुसाफिरों का उत्साह देखने लायक था। खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भी वंदे भारत के ट्रायल की तस्वीरें ट्वीट कर खुशी जाहिर की है। खबर ये भी है कि नए साल पर मध्य प्रदेश को भी वंदे भारत का तोहफा मिलने जा रहा है। जबलपुर से इंदौर के बीच जल्द वंदे भारत ट्रेन चलाई जा सकती है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक इंदौर जयपुर और इंदौर जबलपुर रूट पर वंदे भारत ट्रेन दौड़ाने की योजना है। यानी नए साल में इस रूट के मुसाफिरों को मिलेगा रफ्तार और सुविधा का तोहफा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।